स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर। कोड बी है इसका। देवरिया से कृष्णा कुशवाहा ने ये पेपर भेजा है। पूरा सॉल्व करेंगे आज के इस पेपर को। कृष्णा का इसके लिए बहुत धन्यवाद। बाकी बच्चों की भी तैयारी में हेल्प मिलेगी। तो बी कोड का ये पेपर है। अगर आपका कोड मैच करता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ सकता है। अगर कोड मैच नहीं भी करता है तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मिलते जुलते प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे कक्षा 9 विज्ञान में। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको ओएमआर शीट पर करना है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है जिनको कॉपी पर लिखना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा और गा में विभाजित है, मतलब का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी के प्रश्न है। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अपने उत्तरों की पुष्टि आप नामांकित चित्र एवं रासायनिक समीकरण से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। बाकी सभी मॉडल पेपर्स का, चाहे वो प्री बोर्ड के हों, बोर्ड के हों, हाफ ईयरली, ईयरली, क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। सबसे पहले खंड आ, जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, ओएमआर शीट पर हमें करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से अदिश राशि कौन है। तो बल एक सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, कार्य भी सदिश राशि है। यहां पर चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, तो आप अपने टीचर से ये प्रश्न जरूर पूछना कि इनमें से सर आप ये बताइए कि इसमें से अदिश राशि कौन सी है, क्योंकि बल की भी दिशा और परिमाण होता है, त्वरण का भी, वेग का भी, कार्य का भी। तो आप गूगल करके देख लो, ये सारे की सारी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तो इसका सही आंसर यहां पर कार्य बताया गया कि कार्य एक अदिश राशि है। बाकी आप एक बार देखकर बताना। समय दूरी ग्राफ का ढाल क्या बताता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चाल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 60 मिनट में 36 किलोमीटर, तो 10 मिनट में 36/6 कर देंगे तो 6 किलोमीटर चलेगी। इसके बाद बल का MKS प्रणाली में मात्रक क्या है। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान केजी और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर वस्तु के आकार पर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। गुरुत्वीय त्वरण पर जड़त्व निर्भर करता है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध क्या है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध क्या है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण और सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में सही संबंध क्या है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जी बराबर GM/r²। जहां पर ME लिख सकते हैं, RE का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है और कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का मास, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ये संबंध होता है। इसके बाद चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। तो गूगल करोगे आप तो 1.6 सेंटीमीटर, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर इसका त्वरण निकलता है। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन 1.67 नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसको आप समझ सकते हैं कि 6, यहां पर 1 की जगह पर गलती से 6 हो गया, तो आप 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकते हैं। वैसे आप अच्छे से गूगल करके देखना, तो वहां पर 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पृथ्वी चंद्रमा की के सतह पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण
स्मॉल जी का मान होता है। इसके बाद रसायन विज्ञान के प्रश्न उपखंड खा, यहां पर शुद्ध गलती बर्फ का तापमान क्या होता है? शुद्ध गलती बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पंच तत्व में क्या आते हैं? जल भी आता है, पृथ्वी भी, अग्नि भी, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी सही होगा। इसके बाद सल्फर क्या है? सल्फर एक धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्रण है? तो सल्फर एक अधातु है। बी वाला ऑप्शन, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सल्फर क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम अलग की जाती है तो अपकेंद्रीकरण द्वारा की जाती है, सेंट्रीफ्यूजन मेथड से की जाती है, सेंट्रीफ्यूजन मशीन से की जाती है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? तो कैपिटल के पोटेशियम का प्रतीक होता है। कैपिटल के क्या होता है? पोटेशियम का प्रतीक होता है, कैपिटल के, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आवेशित कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं? नहीं। अणु कहते हैं? नहीं। आयन कहते हैं? बिल्कुल सही। तत्व कहते हैं? नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, आयन कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, अगला प्रश्न देखते हैं यहां पर उपखंड गा, यानी कि जीव विज्ञान के अब प्रश्न आ जाते हैं। तो जीव विज्ञान के प्रश्न यहां से स्टार्ट होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा? क्लेमाइडोमोनास भी है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय, अमीबा भी, ये सभी। तो ये सभी वाला विकल्प सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोड बी का ये क्लास 9 का काफी इंपॉर्टेंट पेपर। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका का एक कोशिकांग होता है जो कोशिका के भीतर पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, यहां पर बी वाला ऑप्शन सही है। विभज्योतक ऊतक कहां पर होता है? विभज्योतक ऊतक कहां पर होता है? तने के शीर्ष में होता है। तने के शीर्ष में विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद रुधिर के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसके तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तरल मैट्रिक्स पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं उसमें 3 मुख्य रूप से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो आपकी सेल्स हो जाती हैं और प्लाज्मा में ये सेल्स तैरती रहती हैं। तो जो तरल अधात्री भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोएम। इसके बाद द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लीनियस हैं। यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर फ्लोएम था, यहां पर क्या था? प्लाज्मा था। तो ये सारे प्रश्न 20 के 20 हमने सॉल्व कर लिए हैं ओएमआर शीट वाले। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न खंड बा, यहां पर सबसे पहले उपखंड का भौतिक विज्ञान 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। चाल और वेग में 2 अंतर लिखना है, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखना है। काफी सरल ये यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखना है आपको। संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर। इसके बाद बल किसे कहते हैं? बल का मात्रक लिखिए। 30 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड पर 60 न्यूटन बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यह प्रश्न पूछ दिया गया है न्यूमेरिकल का 4 नंबर में। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर फिजिक्स में पूछा गया कि गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² + 2as का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत लिखिए अथवा इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। कोई एक करना है। 24 नंबर का जो प्रश्न है यहां पर कोई एक करना है, क्योंकि यहां बीच में अथवा लिखा हुआ है। कोई एक ही प्रश्न हल करना है। 6 नंबर का प्रश्न है अब उपखंड खा, यानी कि सब सेक्शन बी कह सकते हैं इसको, केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए हैं कि क्वथन और वाष्पन में अंतर लिखिए। क्वथन और वाष्पन में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। यौगिक तथा मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर पूछा गया है केमिस्ट्री में कि ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं लिखिए। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं आपको बतानी है। यहां पर 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया। अगर 6 नंबर का प्रश्न आप ये नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक विकल्प है अथवा में, आप ये वाला भी कर सकते हो जिसमें आपको अंतर स्पष्ट करने। किन में अंतर स्पष्ट करना है? सबसे पहले परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट करना है और परमाणु तथा आयन में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब 2 पेज पर अलग अलग आपको 2 अंतर यहां पर लिखने हैं।
3-3 नंबर का हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न 6 नंबर का है। तो 27 में भी हमें एक प्रश्न करना है, या तो हम अंतर वाला करेंगे या तो फिर ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अणुओं की विशेषताएं हम लिखेंगे। वही सब लिखेंगे, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि ठोसों में अणु पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस में सबसे दूर होते हैं। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित होता है, और गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इस तरह से आप विशेषताएं लिख सकते हैं। या फिर परमाणु और अणु में अंतर लिखेंगे कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। इसी तरह से परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागते या फिर ग्रहण करते हैं तो फिर आयन में बदल जाते हैं। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो वो धनायन में बदल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है तो वो ऋणायन में बदल जाता है। इस तरह से आप उदाहरण देकर इन दोनों में अंतर बताएंगे बच्चों। इसके बाद उपखंड ग जीव विज्ञान के प्रश्न यहां पर पूछ लिए गए हैं। जीव विज्ञान के प्रश्न यहां पर उपखंड ग सब सेक्शन सी कह सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, पहला प्रश्न है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखो। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखो। इसके बाद सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। इसके बाद संघ प्रोटोजोआ जीव के लक्षण लिखो। संघ प्रोटोजोआ जीव के लक्षण लिखो। तो ये 3 प्रश्न 4 नंबर के आपको हल करना है। इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहां पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि प्लांट कोशिका यानी पादप कोशिका की संरचना का चित्र सहित वर्णन करो। इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है। भागों को नामांकित कीजिए। इस तरह से जो प्लांट सेल का जो डायग्राम दिया होता है, जो चित्र दिया होता है, वो आपको बच्चों बनाना है। उसमें आप केंद्रक बनाएंगे, रसधानियां बनाएंगे, ठीक है, केंद्रिका बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। इस तरह से अगर नहीं ये करना है कोशिका वाला तो न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसका हमें चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है कि कहाँ पर एक्सॉन होता है, कहाँ पर रेनवियर के नोड होते हैं, कहाँ पर उनके केंद्र होते हैं, कहाँ पर डेंड्रॉन्स होते हैं, कहाँ पर डेंड्रॉइड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों बनानी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें एक तंत्रिका कोशिका में बनाकर प्रदर्शित करनी है और फिर उसको बताना भी है, उसके भागों का वर्णन भी करना है कि एक्सॉन कहाँ है, सिनेप्टिक घुड़ियाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा पेपर था, बहुत अच्छा पेपर है, इसको ज़रूर सॉल्व करना। मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दिया है। साथ ही साथ बी कोड का ये पेपर था, इसको सॉल्व करके जाओ, आपको निश्चित रूप से इससे हेल्प मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। कोड अगर आपका मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ सकता है। अगर कोड नहीं भी मिलेगा तब भी 99% ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके परीक्षा में आते हैं हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो 2024 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था। कृष्णा कुशवाहा का धन्यवाद, इन्होंने देवरिया जिले से ये पेपर भेजा था। तो बाकी बच्चों की भी हेल्प होगी, उन्हें मॉडल पेपर मिल जाएगा। थैंक यू। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, तो चैनल को देखते रहिए। वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 का A20,000 कोड का बिल्कुल नया मॉडल पेपर 2023-2024 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये मॉडल पेपर भेजा है प्रदीप कुमार ने जिला बलरामपुर से। यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर है। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, 50 नंबर के सॉल्व करने वाले प्रश्न, ठीक है। तो 70 नंबर का ये गणित का पेपर, क्लास 9th मैथ, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताना अपने शहर या गांव का नाम। तो यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें OMR शीट पर करना है। 50 नंबर के प्रश्न वर्णात्मक है जिनको उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। ये 5 नहीं 50 हैं।
इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उनके अंक सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे मॉडल पेपर आपको हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम के भी मिलेंगे, प्री बोर्ड, बोर्ड सभी के यहाँ पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर या तो आ चुके हैं, उनको चैनल पर चेक कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है कि संख्या 1.999 का P अपॉन Q के रूप में मान क्या होगा? 19/20, 1999/1002 या फिर 1/9। सॉल्व करेंगे इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी जल्दी से पेपर यहां पर देख लेते हैं। संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? एक परिमित दशमलव, 1.41421 या अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अपरिमेय संख्या कौन सी है? √49 या √9 या √16 या फिर √18। इसके बाद निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, √3x² माइनस √5x प्लस √6 या फिर 4x प्लस 3। ऑप्शन सी है 3x² माइनस 4/x³ या फिर 5x² प्लस 6x प्लस 7। इसके बाद अगला पेज स्टार्ट होता है, यदि p x बराबर x प्लस 3 तथा p x प्लस p माइनस x का मान क्या होगा? 3 होगा, 2x होगा, 0 होगा, 6 होगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी पेपर भेजा गया है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का भी पूरा वीडियो आएगा। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि 20,000 कोड का पेपर भैया दिखा दो, तो मैं इसको पहले जल्दी से एक वीडियो में दिखा देता हूं, आप सभी को दिखा रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आएगा। यदि दिया है प्रश्न कि यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा? यहां पर -3 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर -2 होगा। यहां पर ABCD ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,0 या a,0 या फिर 0,a या फिर a,a। इसके बाद बिंदु -6,8 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? -6 होगी, 8 होगी, सी ऑप्शन 10 होगी या डी ऑप्शन 2 होगी। इसके बाद रेखा x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 3,1, 1,3, 1,-3 या 3,-1। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 है तो रेखा 2x प्लस 5y बराबर k का हल है तो k का मान क्या होगा? 16 होगा, 6 होगा, 4 होगा या फिर -4 होगा। इसके बाद एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर नहीं है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है? बड़ा, छोटा, बराबर या फिर ये सभी। अगला प्रश्न है कि 65 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 25 अंश, 50 अंश, 75 अंश या फिर 90 अंश। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश, 100 अंश, 60 अंश या 180 अंश। कमेंट करके बताओ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। ठीक है, 60 अंश या 180 या 100 या फिर 90। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC तथा कोण B बराबर 80 है तो कोण A का मान निकालिए। कितना होगा? 80 डिग्री होगा या 40 डिग्री या 50 डिग्री या फिर 100 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? कौन सी आकृति बनती है? वर्ग बनती है या चतुर्भुज, समचतुर्भुज या आयत या फिर समांतर चतुर्भुज। अगला प्रश्न है हमारे पास कि समांतर त्रिभुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यूक्लिड द्वारा लिखी गई पुस्तक एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं? 465 साध्य हैं, 460 या 13 या फिर 55। एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं? एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं? 0, 1, 2 या 3। बिल्कुल अच्छे प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। एक त्रिभुज की मध्यिका उसे विभाजित करती है दो बराबर क्षेत्रफल वाली भुजाओं में, दो समरूप त्रिभुजों में, दो समद्विबाहु त्रिभुजों में या इनमें से कोई नहीं। और लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि OMR शीट पर करना है कि कोण त्रिभुज ABC का केंद्रक G है तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABG का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC का अनुपात क्या होगा? 1:3 होगा, 3:1 या 1:2 या 2:1। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न जो कि कॉपी पर सॉल्व करने हैं, 50 नंबर के ये प्रश्न, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें पहला क्या है? 0.235 को P/Q के रूप में बदलिए।
अगला प्रश्न है 5/√5 माइनस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ये अंश है, ये हर है, हर का परिमेयकरण करना है। अगला प्रश्न है हमारे पास 256 की घात 5/4 का मान ज्ञात करो। 256 की घात 5/4 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है यदि बहुपद x² प्लस 5x² माइनस kx माइनस 12 को x प्लस 1 पूर्णतः विभाजित करता है तो k का मान क्या होगा। इतने को इतने से पूर्णतः भाग लग जाता है तो k का मान निकालना है। 2 नंबर का प्रश्न गुणनखंड करना है x² माइनस 5 माइनस 6 का, x² माइनस 5x माइनस 6 का। अगला है क्वेश्चन की बिंदु -2, 3 तथा 5, -6 को ग्राफ पर दर्शाइए। इसके बाद प्रश्न 2 में किन्हीं 3 सेक्शन को करना है, किन्हीं 3 खंड को हल करना है। 3 प्रश्नों का रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 6 का आलेख खींचिए। इसके बाद चित्र में कोण POR तथा कोण QOR का एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो A तथा B का मान ज्ञात कीजिए, जबकि A माइनस B कितना है 80 अंश है। यहां पर ये इसका संबंधित चित्र दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे पास 1/2 तथा 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालो, ज्ञात करो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज ABC में a माइनस बी बराबर 15 अंश तथा b माइनस सी बराबर 30 अंश, तो कोण ABC के मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। त्रिभुज ABC में AD कोण BAC समद्विभाजक है तथा AD तथा BC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर AC। ये त्रिभुज का सिद्ध करना है। इसके बाद डायग्राम में AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन 2 BD प्लस AC, ये आपको चित्र के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से सिद्ध करना है ये वाला प्रश्न 4 नंबर में। अगला प्रश्न है हमारे पास सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 100 अंश तथा तो शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोण A कितना है, कोण A 100 अंश है, तो शेष कोणों का मान ज्ञात करना है। कोण A, कोण B, कोण C का मान बताना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में कोई एक खंड ही हल करना है। 8 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहला है x बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 तथा y का मान क्या दिया है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, तो x² प्लस y² का मान निकालिए। 8 नंबर का प्रश्न। और इसी प्रश्न का खा प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कोई एक ही करना है, या फिर का या फिर खा, कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 3 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और प्रश्न संख्या 5 में भी कोई एक खंड करना है। 8 नंबर का प्रश्न है, का और खा में सिर्फ एक करना है। शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। कैसे करना है, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड। और ये नहीं करना है तो फिर आप कर सकते हैं, यदि व्यंजकों x² प्लस px प्लस q तथा x² प्लस lx प्लस m तथा x प्लस a से भाग दे पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 0 आता है, तो सिद्ध करना है a बराबर, क्या सिद्ध करना है, a बराबर m माइनस क्यू अपॉन l माइनस पी। तो ये पूरा पेपर है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं आप एग्जाम्स विद MS, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका सॉल्यूशन जल्दी आएगा। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का और 100 कमेंट्स आते हैं अगर सॉल्यूशन के लिए, कि सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कॉपी पेन पर आपको पूरा इसका हल देखने को मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पर आपको सभी मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। ये बलरामपुर से प्रदीप कुमार ने भेजा था पेपर, तो इसके लिए उनका धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट की तैयारी में भी हेल्प मिलेगी। अगर कोड आपका मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर भी आ सकता है, नहीं तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, इसी के तरह के प्रश्न से तैयारी करो, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कोड मिले चाहे ना मिले, कोड मिलता है तो सेम भी आ जाते हैं, नहीं भी आते हैं तब भी ये पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इससे तैयारी करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। एसएसटी क्लास 9th का ये ए कोड का पेपर आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। हाफ ईयरली एग्जाम 2023-2024 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम पेपर आएगा, अगर कोड नहीं मिलता है तब भी इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, इसी आधार पर इसी से मिलता जुलता पेपर आपका आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, ए और बी या आ और बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है और खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न है, जिनको 2 खंडों में वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 में दिया गया है। इन्हें कॉपी पर हल करना है और बाकी 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न ओएमआर पर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, वो उनके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी ओएमआर शीट के 20 प्रश्न हल करते हैं। पहले रूसो कौन था, तो रूसो एक दार्शनिक था, बी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। इसके बाद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लिखा है, लेकिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये किसकी रचना है, ये रूसो की रचना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेड के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो बुलवेशिकों को रेड के नाम से जाना जाता था, मेनवेशिकों को रेड के नाम से जाना जाता था। जब एनसीईआरटी में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा। इसके बाद रूस की क्रांति का प्रथम प्रमुख नेता कौन था, तो रूस की क्रांति का प्रमुख नेता लेनिन था, ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद लक्षद्वीप समूह कहां है, अरब सागर में, चीन सागर में नहीं है, काला सागर में भी नहीं है, हिंद महासागर में भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, अरब सागर में। इसके बाद भारत में टापुओं की कितनी श्रृंखलाएं हैं, तो यहां पर 5 है, लेकिन एक बार इसको सही से चेक कर लेना, इसका उत्तर करेक्ट एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि कौन से प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 8 की प्रायद्वीपीय पठार की मृदा कैसी है, तो लाल मृदा है। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की लाल और पीली मृदा होती है, तो पीली यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर लाल मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। 1930 ईस्वी में कौन सा देश आजाद हुआ था, किस देश ने आजादी प्राप्त की थी, तो मैक्सिको ने 1930 ईस्वी में आजादी प्राप्त की थी, 1930 ईस्वी में मैक्सिको ने। इसके बाद किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो सऊदी अरब में महिलाओं के मतदान अधिकार सीमित हैं, या फिर मतदान के अधिकार नहीं थे पहले, अभी भी हैं, सीमित हैं, तो यहां पर बाकी सभी जगह है, लेकिन सऊदी अरब यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके भारतीय संविधान सभा की निर्माण करने वाली, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे, गूगल पर 389 सदस्य मिलते हैं, यहां पर कोई भी 389 सदस्य नहीं दिए हैं, तो यहां पर 299 यहां पर लगाया है मैंने, लेकिन एक बार इसको आप चेक करना, अपने टीचर से भी पूछना कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एएनसी की स्थापना कब हुई, तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस एएनसी की स्थापना हुई थी 1912 में, सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्न में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राथमिक गतिविधि देखिए कृषि भी है, खनन भी है, उत्खनन भी है, लेकिन बैंकिंग एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, तो डी सही ऑप्शन होगा। इसके बाद मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता को बढ़ाता है या कम करता है या स्थिर रखता है, या ये सभी सत्य, तो मुझे इसका ऑप्शन सी सही लगता है, स्थिर रखता है। बाकी एक बार इसको चेक कर लेना, अपने टीचर से पूछना, इसमें थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न में, मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादकता को कम करता है या बढ़ाता है या स्थिर रखता है, या ये सभी सत्य।
अगला प्रश्न है हमारे पास कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या एक मानव संसाधन है, ये कोई भौतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर मानव संसाधन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कमला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना कौन सी क्रिया है? तो ये गैर आर्थिक क्रिया है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता, तो यहाँ पर गैर आर्थिक क्रिया ये कहलाएगी। आर्थिक क्रिया भी नहीं है, आर्थिक श्रम भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र कौन सा है? किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र होता है कृषि। कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक श्रम का अवशोषण करता है, सबसे ज्यादा श्रम कृषि में ही लगता है। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन सही है, कृषि। ठीक है, विनिर्माण नहीं है, सूचना तकनीक भी नहीं है, बायोटेक भी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट। बहुविकल्पीय प्रश्न 18 है कि भारतीय संविधान कब लागू किया? हम जानते हैं हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन सही है, 26 जनवरी 1950 को। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामुडी या अन्नाईमुडी, ए वाला ऑप्शन सही है। ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, अनाईमुडी या अन्नामुडी। इसके बाद रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी ये आपको बताना है। रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी जी। अब यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं जो जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिखना है। तो देख लेते हैं कौन से प्रश्न है। सबसे पहले 4 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण बताना है। नहीं आता ये वाला। तो यहां पर रूस के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं खूनी रविवार के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद दूसरा 4 नंबर का प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण बताइए। नहीं आता तो एक ऑप्शन है, आर्थिक संकट से क्या अभिप्राय है? आपको उत्तर देना है। मतलब यहां पर दिए 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, लेकिन करना कोई 2 है। लेकिन ये 2 नहीं कर सकते, ये 2 नहीं कर सकते। इन 2 में से आपको एक करना है और इन 2 में से आपको एक करना है। यहां से एक और यहां से एक। इसके बाद लोकतंत्र के गुण या लोकतंत्र की विशेषताएं 4 से 5 आपको याद होनी चाहिए। आता ही आता है, बोर्ड में भी आता है, हाई स्कूल में भी आता है, 9th में भी आता है। अथवा नहीं आता तो वन के संरक्षण के विभिन्न उपाय बताइए। वन संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? पेड़ों की कटाई रोकना हो गया, या किस प्रकार से जो वनों का घटता अनुपात है उसको किस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद बेरोजगारी शब्द की आप व्याख्या कैसे करेंगे? 4 नंबर का प्रश्न नहीं आता है तो आपको एक विकल्प दिया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा लिखना और इनका सूत्र लिख देना। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न टाइप 2, यहां पर मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। 6 नंबर का प्रश्न नहीं आता यहां पर, तो आपको एक प्रश्न मिलेगा, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां कैसे महत्वपूर्ण है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां कैसे महत्वपूर्ण है, जरूर आपको बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पेज पे और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है। 6 नंबर का प्रश्न नहीं आता तो आप अथवा में ये कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय किन कारणों से हुई। अगला प्रश्न है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था। नहीं आज कर सकते भूगोल का ये प्रश्न। तो लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है, क्यों। लोकतंत्र दूसरे अन्य सिस्टम से, तानाशाही वगैरह से बेहतर है, क्यों, ये आपको बताना है। 6 नंबर में कोई एक प्रश्न करना है इन 2 में से। अगला प्रश्न है, सन 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था। नहीं आता ये वाला प्रश्न। तो सर्वोच्च न्यायालय के महत्व पर टिप्पणी लिखो। सर्वोच्च न्यायालय के महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अब चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। इन 2 प्रश्नों में से कोई एक करना है।
इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र आपको मिलेगा एक भारत का मानचित्र, एक विश्व का मानचित्र। इसमें आपको मित्र देशों में सम्मिलित किसी एक देश का चिन्ह बनाई। अफ्रीका का वह चित्र जिसमें मसाई लैंड, जिसको मसाई लैंड कहा जाता है, इस चिन्ह के द्वारा अंकित करना है। नाम भी लिखना है। पेरिस को इस चिन्ह द्वारा, नानतेंस को इस चिन्ह द्वारा और वोर्दो को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है विश्व मानचित्र में। यहां पे लिखा है विश्व के मानचित्र में। इसके बाद भारत के मानचित्र में क्या करना है, लखनऊ सिटी को इस चिन्ह से दिखाना है, डॉट से। गोदावरी को इस चिन्ह से दिखाना है, गोदावरी नदी को। कराकोरम दर्रे को इस चित्र से दिखाना है, इस चिन्ह से दिखाना है, इस साइन से दिखाना है। इसका कंचनजंगा चोटी को इस डेल्टा साइन से बताना है कहां पर है भारत में। और केटू चोटी को इस चिन्ह द्वारा, उल्टे डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। इसी तरह से आपका हाई स्कूल का भी पेपर आता है, इंपॉर्टेंट है पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे। बहुविकल्पीय मैंने सॉल्व कर दी हैं। जो कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न हैं उनको जरूर तैयार करके जाना। बाकी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बताओ। 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक का टारगेट, और 100 कमेंट अगर आपके आते हैं सॉल्यूशन के लिए तो इसका सॉल्यूशन तुरंत बनाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां उसको भी फॉलो करो और बेल आइकन दबाइए उसका। वहां पर भी आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट मिलते रहते हैं, तो वहां पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पेपर का। सभी मॉडल पेपर यहां पर लगातार आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। ये पेपर भेजा था शिवपाल ने, इसके लिए उनका धन्यवाद, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। ए कोड का पेपर है, सेम भी आ सकता है या फिर नहीं भी सेम कोड आया तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करके जाओ। कोड के चक्कर में मत पड़ो कि कोड आएगा बिल्कुल सेम आए, ये जरूरी नहीं है। सेम पेपर आए या ना आए, लेकिन ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस से। ये पेपर में आते ही आते हैं हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में, तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। इसी के आधार पर पेपर बनता है, इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। ड्राइंग क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। कोड इसका A50,000 है, A50,000 कोड वाला ये पेपर। प्रदीप ने ये पेपर भेजा है जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके, वो अपनी तैयारी को अच्छा बना सके इस मॉडल पेपर की हेल्प से। तो 70 नंबर का पेपर है। प्रदीप का इसके लिए शुक्रिया कि उन्होंने ये पेपर भेजा और उनका मैंने यहाँ पर नाम आपको बता दिया। तो 3 घंटे 15 मिनट है इसका टाइम। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का इसमें प्राविधिक कला के 10 प्रश्न तथा आलेखन कला के 10 प्रश्न दिए हैं। इसमें प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला के प्रश्न हल करने हैं। ध्यान से अपने निर्देश को पढ़ना, क्योंकि कला में खंड विभाजन का काम बहुत ही संवेदनशील होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा खंड करना है, कितने प्रश्न हल करने हैं। देखो साफ साफ लिखा है कि खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें प्राविधिक कला के 10 प्रश्न तथा आलेखन कला के 10 प्रश्न दिए हैं। इसमें प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला के प्रश्न हल करने हैं। और खंड खा में प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला के प्रश्न हल करने हैं। और खंड का मानव चित्रण सभी के लिए अनिवार्य है। मानव चित्रण सभी के लिए अनिवार्य। चलो शुरू करते हैं। खंड का में सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न प्राविधिक कला के 10 अंक के, और इनके उत्तर आपको OMR शीट पर भरने हैं। OMR शीट मिलेगी आपको, ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पर आपको एक सही ऑप्शन लिखना है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के या 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के आपको OMR शीट में ABCD गोले होते हैं, उनको काला करना जो सा ऑप्शन सही है। 2A बराबर 3B तथा 5B बराबर 5C, तो A और C का अनुपात निकालिए। इसके बाद समकोण कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का होता है। अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना उपयुक्त है? अभीष्ट रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना सही है? H पेंसिल या B पेंसिल या HB पेंसिल या 2H पेंसिल? कमेंट में जरूर बताना। वर्ग के विकर्ण कितने अंश के कोण पर काटते हैं? अब वर्ग यहां पर बना लो और उनका जो विकर्ण है वो कितने अंश के कोण पर काटते हैं? तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो ये 68 अंश का कोण होगा, लगभग 68 अंश का कोण होगा, 68 डिग्री का, क्योंकि 105 तो है नहीं ये।
ठीक है। 105 तो है नहीं, 90 भी नहीं है, 90 तो इतना होता है, 180 भी नहीं है, तो 68 डिग्री यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए वाला। इसके बाद त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार के मध्य बिंदु में मिलाने वाली रेखा, देखो त्रिभुज बना ले, ऊपर शीर्ष से आधार बिंदु मध्यिका इसे कहते हैं। भुजा तो ये है नहीं। इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई तो है, त्रिभुज की ऊंचाई है, लेकिन ये माध्यिका भी एक तरह से होती है, लंब भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन माध्यिका होती है जो शीर्ष से बीचों बीच बिंदु में आधार से मिलाती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये माध्यिका हम इसे कहेंगे। तो यहां पर यह है, लेकिन एक बार इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको चेक कर लेना आंसर को। यहां पर सी ऑप्शन होना चाहिए, 99% श्योर। इसके बाद निम्नलिखित में अधिक कोण कितने अंश का होता है? अधिक कोण क्या होता है? जो 120 से अधिक हो, तो 150 होगा अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण कितने का होगा? 150 डिग्री का होना चाहिए। 90 से 180 के बीच का जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है, और जो 180 से भी ज्यादा होता है वो वृहत कोण होता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई इंटू त्रिज्या, यानी 2 पाई आर, 2 पाई और आर, ये होती है वृत्त की परिधि। तो ए वाला ऑप्शन सही है, 2 पाई इंटू त्रिज्या। इसके बाद वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाएगी उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, जिसे डी डायामीटर भी कहते हैं, व्यास। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। बी वाला ऑप्शन सही है, समबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब अथवा में अगर ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा में आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। आलेखन कला, यहां पर अथवा दिया 10 नंबर में। अल्पना के कौन से रंग भरना उपयुक्त है? इसके बाद किनारी डिजाइन का उपयोग किसमें किया जाता है? साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के? कमेंट करके बताओ तुरंत कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ड्राइंग पढ़ते हो, नहीं आता तो अपने टीचर से पूछ के जरूर कॉमेंट करना। 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। इसके बाद चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो ये दृश्य श्रेणी में आती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसको हम देख सकते हैं, इसको सुन नहीं सकते, इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दृश्य श्रेणी का है, विजुअल फॉर्म ऑफ आर्ट है। इसके बाद आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो देखिए आलेखन त्रिभुज में भी बनाया जाता है, वर्ग में भी, वृत्त में भी, लेकिन कोण में आलेखन नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? कोण आकार उपयुक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला या काला? गर्म रंग कौन सा? लाल, हरा, नीला या काला? लाल, हरा, नीला या काला? तो काला होना चाहिए शायद गर्म रंग, लेकिन एक बार चेक करके बताना कमेंट में कि कौन सा इसमें गर्म रंग है, लाल, हरा, नीला या काला। इसके बाद आलेखन की ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करनी चाहिए? आलेखन की ट्रेसिंग 2B पेंसिल से या 2H या 3B या H? इसके बाद रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या फिर तैल रंग? तो ये आपको बताना है रंगों का पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल या तेल रंग। आलेखन का गुण है, आलेखन का गुण क्या है? सौंदर्य है, अलंकारिता है, लयात्मकता है, प्राकृतिक रूपों में परिवर्तन है। तो आलेखन का जो एक गुण है वो सौंदर्य भी होता है, अलंकारिता भी होता है, लयात्मकता भी होता है, प्राकृतिक रूपों में परिवर्तन ये शायद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लयात्मकता होना चाहिए। इसको चेक करना, पूछ लेना टीचर जी से। इसके बाद कौन सा रंग मिलाने से टिंट बनती है? हरा, काला, सफेद या नीला? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मैंने सॉल्व कर दिया। इसका सॉल्यूशन पूरा मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी जल्दी से आपको ये मॉडल पेपर उपलब्ध कराना है, आपको बताना है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ, ये पूरा सॉल्व अभी नहीं हुआ है। इसके बाद मानव चित्रण अनिवार्य है। इसके जो प्रश्न है वो अनिवार्य है। पेंसिल का सबसे कठोर ग्रिड कौन सा है? 9H, 2H, 8H या H? मुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती है? मुख मुद्राएं पूछी गई हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या इनमें से कोई नहीं? मुख मुद्राएं पूछी गई हैं। अगला प्रश्न है स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है?
सर्कल द्वारा, आयत द्वारा, वर्ग द्वारा या त्रिभुज द्वारा। इसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप कौन सा है? ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट या मिनी ड्राफ्टर या कोई नहीं। पुरुषों की तुलना में महिला की आकृति की लंबाई कैसी होती है? तो पुरुषों की तुलना में छोटी होती है। वृत्त खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चांदा, स्क्वायर, कंपास या स्केल? तो कंपास यानी प्रकार का उपयोग किया जाता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता? निम्न में से कौन सा सेट स्क्वायर के द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो स्क्वायर के द्वारा 30 डिग्री भी बनाया जा सकता है, ठीक है, 90 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं, शायद 15 नहीं बना सकते। ये सही उत्तर होना चाहिए, पूछना एक बार। मानव चित्र में रंगों का क्या महत्व? छाया प्रकाश का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का, इनमें से कोई नहीं। मानव चित्र में रंगों का क्या महत्व है? तो परिप्रेक्ष्य का होना चाहिए। इसके बाद मानव चेहरे में दोनों आंखों के बीच अंतर होता है, चौथाई आंख के बराबर, आधी आंख के बराबर, एक आंख के बराबर या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद निम्न में से किस मुख की आकृति चौड़ी होती है? महिला, पुरुष, महिला, बच्चे, पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें महिला होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना इसको। इसके बाद ये तो हो गए बहुविकल्पी प्रश्न जो कि OMR पर करने हैं, जो आते थे मैंने आपको बता दिए। जब सॉल्यूशन कर लेंगे इसको गूगल की हेल्प से या सारे प्रश्न हल करेंगे तो इसका हम जल्दी से बताएंगे आपको, लेकिन एक बार देख लो, आप अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। और प्राविधिक कला खंड का में इसके 3 प्रश्न हल करने हैं, 5 प्रश्न अनिवार्य, 5 प्रश्न अनिवार्य, 3 प्रश्न हल करने हैं। इस खंड से 3 प्रश्न हल करने। 90 डिग्री का कोण बनाना है पटरी प्रकार से। किसी संख्या का ज्यामिति विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का ज्यामिति विधि से वर्गमूल निकालना है। इसके बाद एक त्रिभुज की रचना करना है, एक किसी संख्या का ज्यामिति विधि से वर्गमूल, और एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका आधार कोण 50 तथा 60 डिग्री के बराबर तथा परिमाप 7 सेंटीमीटर हो। इसके बाद नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेखाओं का मध्यानुपाती निकालो। और 5 है कि निम्न वाक्यों में से हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछे अक्षरों में 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ज्यामिति रीति द्वारा लिखिए। कार्य करना सीखें और प्रतीक्षा करें। ये लिखना है डिजाइन में इस तरह से, तिरछा 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में इस तरह से। अथवा यहां पर नेक्स्ट है, अथवा क्या है ये भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद अथवा आलेखन है। आलेखन में क्या करना है? कोई एक ही करना है, जहां जहां अथवा है उसमें एक ही करना है। या तो प्राविधिक कला कर सकते हैं, या तो प्राविधिक कला के 3 प्रश्न हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्राविधिक कला के 3 प्रश्न हल कर सकते हैं, सॉरी 5 प्रश्न कर सकते हैं। और इसके बाद आलेखन कला आप करेंगे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में गुलाब अथवा कमल के पुष्प व उसकी कली तथा पत्ती पर आधारित अलंकारिक आलेखन बनाइए जो अल्पना अथवा रुमाल के लिए उपयुक्त हो। इनमें 3 सपाट रंग भरकर इसे पूर्ण कीजिए। अथवा ये नहीं आता आलेखन तो 15 सेंटीमीटर वृत्त के में एक इकाई का एक मौलिक अलंकारिक आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय पुष्प और पत्ती और कलियों पर आधारित हो। आलेखन छत में छपाई के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का उपयोग करो। और खंडगा जो कि सबके लिए अनिवार्य है, मानव चित्रण, इसमें एक मानव चित्रण अपनी स्मृति के आधार पर कीजिए। चित्र में केवल पेंसिल का उपयोग करना है तथा शेड भी देना है। 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पौधों में पानी देता हुआ माली, गेंद खेलती हुई लड़की और स्कूल जाता बालक। कोई एक आकृति यहाँ पर, कोई एक मानव चित्रण आपको केवल और केवल पेंसिल से करना है। ये 15 नंबर का ये खंडगा सभी के लिए अनिवार्य है। बाकी अथवा में आप जो अथवा में जितने प्रश्न करने थे वो मैंने बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन करो, वहां पर इसका PDF मिलेगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी आने वाला है। लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों में। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित का एक और इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस लगभग सेम ही है, NCERT बेस्ड। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक का ये पेपर है। सबसे पहले आप बताओ कमेंट में कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर और गांव का नाम आप कमेंट में लिखना मत भूलना।
तो चलो शुरू करते हैं अर्धवार्षिक का पेपर, क्लास 9th मैथ, 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको OMR शीट पर करने हैं। जल्दी से पेपर देख लेते हैं, साथ ही इसका सॉल्यूशन भी हम लाने वाले हैं। अभी इसको सॉल्व नहीं किया गया है। यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले घातांक पूछ लिए गए हैं इस समीकरण के। x का घातांक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मूल के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, 1.1 या 2.2 या 0.0 या 3.3। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, a प्लस बी a माइनस बी होगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा। निम्न में परिमेय संख्या कौन सी होगी, √5 या 4 या 2 प्लस √5 या 5 √5 प्लस 3। सही ऑप्शन आपको बताना है। इसके बाद 2/3 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2/3 का। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 होगा या 3/2 होगा, 1/3 होगा या 4/3 होगा। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, 50% प्रायिकता होगी। इसके बाद यहां पर है 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा, यानी कि 64 की घात 1/2 √64 का मान क्या होगा। एक घात अगर 1/2 हो तो इसका मतलब √ होता है, तो यहां पर इसको रूट से बाहर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 मान हो जाएगा 8। इसके बाद अगला है कि √3 इंटू √3 का गुणनफल क्या होगा, रूट में जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट टूट जाएगा। तो यहां पर आपको सही उत्तर बताना है कमेंट करके कि 6 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या फिर 12 आएगा। आपको ये इसका सही उत्तर बताना, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि √3 इंटू √3 जब हम करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, रूट टूटेगा और फिर किसका 3 या 3 का गुणा होगा या नहीं होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद 10वां प्रश्न, x² + 5x + 6 के गुणनखंड क्या होंगे। कृपया पन्ना पलटिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न वहां पर और पूछे गए हैं। तो x² + 5x + 6 के गुणनखंड होते हैं x + 3 इंटू x + 2, ये हो जाएगा x + 3 और x + 2। इसके बाद 36/100 के दशमलव का मान क्या होगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0.36। यहां पर इसका मान होना चाहिए 0.36, ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू यहां पर दी हुई है ऑप्शन बी में, तो 0.36 इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त खींच लें, सबसे बड़ी जीवा मध्य के केंद्र से होकर बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसको क्या कहेंगे, व्यास, डी कहते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी। इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो πr² h होगा। वर्गांतर 10 से 20 का मध्य बिंदु क्या होगा, 10 + 20 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मध्यांतर कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 15। वर्गांतर का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 15। दोनों को जोड़ के उनमें 2 से भाग लगा देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तिर्यक होती हैं या कोई नहीं। आपको इसका कमेंट में उत्तर बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज, कुछ प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बताना है आपको समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है। इसका समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद यदि x = 0 तो बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 2, 3, 4 या फिर 1। इसके बाद क्या है, यहां पर थोड़ी सी कुछ काट पीट हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। -70 का मान पूछा गया है या किसी से -70, तो ये इसको देख लेना। निम्न में से कौन द्विपथ व्यंजक है, m² + 2m या n² या m² + 2m + 6 या कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, कुछ सॉल्व हो गए हैं जो मैंने बताया। बाकी पूरा सॉल्यूशन जब इस वीडियो का आएगा तो मैं पूरा आपको कॉपी पेन पर सॉल्व करके बताऊंगा। अब चलते हैं दूसरे बड़े प्रश्नों की तरफ। ये 20 प्रश्न थे जो कि OMR शीट पर हमें गोला, काला या नीला करना होता है। अब चलते हैं हम सॉल्व करने वाले प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछ लिया गया है x² + 5x + 6 के गुणनखंड, वही x + 3 और x + 2 ये निकल कर आते हैं। सिंपल होता है गुणनखंड करना, कर सकते हैं आप। 2 + √2 तथा 2 - √2 को जोड़ना है, इनको
जोड़ना है। इसके बाद 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण करना है। इसके बाद है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का रेशियो है, तो कोणों की वैल्यू क्या होगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सारे सूत्र त्रिभुज के, बेलन के, शंकु के, गोला, ठोस गोला, अर्धगोला, सभी के सूत्र, गणित के सूत्र नाम की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको गणित के सूत्र की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर त्रिभुज के सूत्र, त्रिभुज का आयतन क्या होता है, सभी प्रकार के मेंसुरेशन के सूत्र, बीजगणित के सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र, सारे फॉर्मूले आपको वहां पर मिलेंगे। वहां पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। यह निर्मेय आपको सिद्ध करनी है। इसके बाद प्रमेय सिद्ध करनी है, माफ कीजिए, प्रमेय सिद्ध करनी है। इसके बाद है निम्न प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, भाग दे देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पद है और बाकी को यहां पर जोड़ेंगे, जितना आएगा भाग देके इसका समांतर माध्य हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है x + 2y + 4z और ब्रैकेट में बाहर 2 का विस्तार करो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, x² - 9y² के गुणनखंड करो। और लास्ट प्रश्न है किसी चतुर्भुज के कोणों में 3:2:2:1 3:2 2:1 का रेशियो है, अनुपात है, चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। नहीं आता तो x³ + 3x² + 5x + 6 को x + 2 से भाग करें तथा शेषफल ज्ञात करें। तो ये भाग वाला सवाल यहां पर भी आप कर सकते हैं, कोई एक करना है इन दो में से। प्रश्न संख्या 30 में कोई एक करना है। तो ये पूरा सैंपल पेपर है, इसको सॉल्व करो। मॉडल पेपर है, आपकी हेल्प करेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, वहां से ज्वाइन जरूर करना। गणित के सूत्र की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, तो वहां पर सभी प्रकार के सूत्र जाकर आप एक अपनी नोटबुक में, एक कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको बार बार गणित के सूत्र याद करने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही कॉपी में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएं। तो इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। सेम पेपर भी आ सकता है, कभी कभी सेम नहीं आता, तो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह की अगर आपकी तैयारी होगी तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर अच्छे से उसे सॉल्व कर पाओगे। ओएमआर पर 20 प्रश्न थे, 50 नंबर के सॉल्व करने वाले प्रश्न थे। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, पूरे 100 नंबर का ये मैथ का पेपर। सेम यहाँ पर पैटर्न, सेम पैटर्न हाई स्कूल में भी होता है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से आप इसको एक बार देख लो। यहाँ पर सभी प्रश्न, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके क्लास 9th के लेवल में आते हैं। तो अच्छे से सॉल्व करो, पढ़ाई करते रहो। गणित के सूत्र की प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से बनाई है, पूरी कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करना। ठीक है, वहाँ पर सभी प्रकार के आपको फॉर्मूले मिलते ही मिलते हैं। अगर आप उन सूत्र को एक जगह पर लिख लोगे, उन सूत्र को एक जगह पर आप लिखकर याद करोगे, तो कोई भी सवाल क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, किसी भी क्लास का सवाल होगा, वहाँ पर सारे सूत्र कवर किए हैं मैंने। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना। उस प्लेलिस्ट का नाम है गणित के सूत्र, उस प्लेलिस्ट का नाम है गणित के सूत्र। कैसे पहुँचेंगे? सर्च करना एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब पर। जैसे ही चैनल खुलेगा तो वीडियो के बाद कम्युनिटी के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। वहां पर कई सारी प्लेलिस्ट है, मॉडल पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। वहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट गणित के सूत्र की मिलेगी, उसको जरूर चेक करना और देखना, और फॉर्मूलों को नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर A50,000 कोड, A50,000 कोड का
क्लास 9th साइंस का ये पेपर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पेपर होता है, 3 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो चलो देख लेते हैं इस पूरे पेपर को। सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने सिटी या विलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं यूपी बोर्ड का। ये मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी बोर्ड स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वीडियो लास्ट तक सभी देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निर्देश पढ़ लेते हैं जल्दी से। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब एमसीक्यूज हैं, जिनको ओएमआर शीट पर करना है। और खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, जिनको कॉपी पर आपको सॉल्व करना है, उनके उत्तर लिखना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का और का खा गा में विभाजित है। का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले देखेंगे खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देने होते हैं। यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड में भी यही व्यवस्था लगभग लागू है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी? उपखंड का, ठीक है। खंड का में उपखंड, खंड आ में उपखंड का क्या है? ये फिजिक्स के प्रश्न है, मतलब बच्चों भौतिक विज्ञान के प्रश्न है इसमें, ठीक है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है, बाकी चाल, कार्य और दूरी ये अदिश राशियां हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे पास कि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान जो प्रदर्शित करेगा वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वेग बटे समय क्या हो जाता है? वेग बटे समय या समय अंतराल त्वरण हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपको ओएमआर शीट पर काले या नीले बाल पॉइंट पेन से काला करना होगा। अगला है बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी कि एफ इंटू डेल्टा ए, एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है? ये बल का आवेग होता है। ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बल का आवेग। अगला है हमारे पास, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। बल कितना आरोपित किया गया है? 15 न्यूटन। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 5 है। तो द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एफ बराबर एम ए से, एफ बराबर एम ए से ए क्या हो जाएगा? ए एम को इसके नीचे भेज देंगे तो एफ अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। 15 न्यूटन का है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 का 3 बार भाग जाएगा, तो कितना त्वरण हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे बात को? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो चाल बराबर दूरी बटे समय से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। 6 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर या 0.36 किलोमीटर। सही उत्तर बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। बिल्कुल साधारण सा न्यूमेरिकल है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, सही उत्तर आपको सही ऑप्शन कमेंट में बताना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 की 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके बीच की दूरी पर करता है। यहां पर सूत्र लिख लेना, F बराबर G m1m2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र है हमारा, ठीक है, m1m2 बटे आर स्क्वायर। तो दूरी पर तो भैया निर्भर करता है, क्योंकि नीचे r दूरी ही है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर करता है, m1 m2 पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है। सही बात है। द्रव्यमान की योग पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर F बराबर G m1m2 बटे आर स्क्वायर में कहीं पर भी m1 प्लस m2 नहीं है, मतलब द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि गुणनफल पर तो निर्भर करता है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता? आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे? जैसे किसी
तरल का हम घनत्व निकाल रहे हैं तो उसका घनत्व, ठीक है, उस तरल का घनत्व डी उस लिक्विड का और डी वाटर का, तो दोनों घनत्व हैं, दोनों के मात्रक कट जाएंगे तो आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये डी वाला सही है। अब केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट होती है उपखंड खा में। ओएमआर वाले प्रश्नों में केमिस्ट्री में क्या क्या करना है बच्चों देख लेंगे। केमिस्ट्री में क्या करना है, तो केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि शुद्ध गलती बर्फ का तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में जब हम 273.15 केल्विन जोड़ते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो यहाँ पर 273 केल्विन क्या होगा, शुद्ध गलती बर्फ का तापमान होगा 273 केल्विन। यहाँ पर ये वाला सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है, 27 दिया है, ठीक है, और इसमें कितना जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्या बी वाला ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही है। 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। अगला है दूध से क्रीम अलग की जाती है अपकेंद्रण द्वारा, अपकेंद्रीकरण द्वारा, सेंट्रीफ्यूजल मशीन द्वारा। एक बर्तन में तेजी से क्रीम को घुमाया जाता है तो दूध से क्रीम अलग हो जाती है उनके कणों के घनत्व के आधार पर। जो कण भारी होते हैं वो दूर चले जाते हैं घुमाने पर मशीन को, तो अपकेंद्रीकरण कहते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सल्फर क्या है, सल्फर एक अधातु है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लोहे का प्रतीक क्या है, Fe लोहे का प्रतीक होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। NH3 में N की संयोजकता क्या है, तो N की संयोजकता 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर कितनी संयोजकता हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब उपखंड गा आ जाता है जिसमें बायो के प्रश्न पूछे गए हैं। एक कोशिकीय जीव कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, तो ये सभी यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अगला है शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका जो होती है उसी से हमारे शरीर की संरचना है, उसी से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। अगला है आत्मघाती थैलियां किन्हें कहते हैं, तो कोशिका के भीतर एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम, जिसमें विभिन्न एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स अगर फट जाती है, ये लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर फट जाता है तो ये एंजाइम्स कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां कहते हैं। तो लाइसोसोम सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चालनी नलिकाएं किन में पाई जाती हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, कैम्बियम में, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि जाइलम में चालनी नलिकाएं होती हैं या फिर फ्लोएम में। पूरा उत्तर लिखना कि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं या जाइलम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं या कैम्बियम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। अगला है कौन सी पेशी ऊतक जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो इच्छा अनुसार करते हैं रेखित, अरेखित, अनैच्छिक पेशियां होती हैं और हृदय पेशी भी। तो हृदय पेशियां तो हमेशा काम करती ही रहती हैं क्योंकि हमारा हृदय हमेशा धड़कता ही रहता है, स्पंदन करता ही रहता है, बीट करता ही रहता है। शैवाल का उदाहरण क्या है, तो मॉस जो है वो शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, मॉस क्या है, शैवाल का उदाहरण है। मॉस क्या है, शैवाल का उदाहरण हो जाएगा क्योंकि यीस्ट कवक का उदाहरण है। प्रोटोजोआ अलग जीव होते हैं, प्रोटिस्टा इनका पूरा एक किंगडम होता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो मॉस जो होते हैं, जो काई भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो शैवाल के उदाहरण है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है किस संघ के जंतुओं में जोड़ीदार टांगे पाई जाती हैं, तो ऑर्थोपोडा में जोड़ीदार उपांग, जोड़ीदार टांगे पाई जाती हैं। देखना आपके अलग अलग जोड़ से बने होते हैं, किन्हीं कीट पतंगों के, चींटियों के, पतंगों के, बरैया के, इनके पैर आप देखोगे तो ये जोड़ीदार टांगे इनमें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न आ जाएंगे बच्चों, 50 नंबर के लिखने वाले, ये कॉपी पर करना है। यहाँ तक 20 प्रश्न समाप्त हो गए 20 नंबर में, जिनको हमें OMR शीट पर करना था। तो अब देखो यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न है, दूरी विस्थापन में अंतर, बच्चों वाला प्रश्न आना चाहिए। चाल तथा वेग में 2 अंतर आना चाहिए, 1 नंबर का ये दोनों अंतर लिखना है, सॉरी 4 नंबर में ये दोनों अंतर लिखना है।
इसके बाद देखो अगला है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। कार का त्वरण ज्ञात करो, उस समय में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। इसके बाद संतुलित और असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखो। ये जरूर आता है प्रश्न, संतुलित और असंतुलित बलों में, ये तैयार करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, विराम तथा गति अवस्था में जड़त्व को समझाइए। चलती बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखकर जी का मान और मात्रक लिखिए। वही सूत्र जो भी मैंने आपको बताया था, जी m1m2 बटे आर स्क्वायर। m1m2 क्या है, कणों का द्रव्यमान है, पिंडों का द्रव्यमान है। जी क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एफ क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा दो पिंडों के बीच में। और आर क्या है, उन पिंडों के बीच की दूरी है जिसका स्क्वायर रहता है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड। अगला अब यहां पर उपखंड खा आ जाता है जहां पर केमिस्ट्री पूछी गई है। केमिस्ट्री में देखो निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। विलायक, जिसमें किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है। विलेय, जो विलेय पदार्थ घुलता है। विलायक प्लस विलयन कर, विलायक प्लस विलेय पदार्थ, यानी कि किसी शुद्ध विलायक में जब हम विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन बन जाता है। संतृप्त विलयन, जिसमें उस ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घोला ना जा सके। वाष्पीकरण क्या है, मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव भाप में बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, तो उससे क्या कहते हैं, वाष्प, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जब भाप में बदलने लगता है कोई लिक्विड, कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। गर्मियों में घड़े में रखा जल ठंडा क्यों हो जाता है, जरा टीचर से आपने पूछना कि गर्मियों में जो घड़े का जल होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है। देखते हैं कि वो आपको इसका उत्तर क्या देते हैं। अगला है, तत्व तथा यौगिक में 3 अंतर लिखो, परमाणु तथा अणु में 3 अंतर लिखो। तो ये 6 नंबर का प्रश्न, सिंपल है, आसान है, हो जाना चाहिए। इसके बाद नहीं आता ये वाला, तो ठोस द्रव के अणुओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वही ठोस द्रव गैस में आपको अंतर पता है, वो आपको आना चाहिए। इसके बाद बायो वाले सेक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्यों का उल्लेख। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, उसका संरचना क्या है, चित्र बना सकते हैं, कार्य बता सकते हैं। श्वसन का कार्य होता है कोशिका में। एडीपी से एटीपी ऊर्जा वहीं बनती है जिसका जैविक कार्यों के लिए उपयोग होता है। एपिथीलियम ऊतक क्या है, एपिथीलियम ऊतक क्या है, ये कार्य के आधार पर एपिथीलियम ऊतक कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र याद कर लेना। वही इस तरह से तंत्रिका कोशिका बनती है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन, रेनवियर का नोड, ठीक है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉइड्स, ठीक है, और माइलिन शीथ, ये सारे सिनेप्स, ये सारी चीजें आपको तंत्रिका कोशिका में बनानी है। इसके बाद पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिका में 6 अंतर लिखो। ये प्रश्न जरूर आता है, लॉन्ग में जरूर याद करना है। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में 6 अंतर आपको बताना है 6 नंबर में। अथवा संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण और उदाहरण लिखे। अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता, वैसे तो यही सब कर लेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर। नहीं आता तो संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के लक्षण और उदाहरण लिखेंगे। तो बिल्कुल आसान पेपर है बच्चों। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारा पेपर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन करो और इसको सॉल्व करो। ज्यादातर पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी मॉडल पेपर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, तो कोई भी पेपर आपसे मिस ना हो। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों, आप बार बार ये पूछते हो कि क्या सर यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सेम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आप ये करो ना कि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के आधार पर अपनी तैयारी को अच्छा बनाओ, जिससे आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से हल कर पाओ। जब आप इनको सॉल्व करके जाओगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता होगा कि पेपर में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमारे हाफ ईयरली या ईयरली या प्री बोर्ड या बोर्ड में। तो सारे मॉडल पेपर यहाँ पर मिलते हैं। 9 से 10th में जाओगे वहां पर भी पेपर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉल्व करो, कोड मिलता है तो सेम भी आ सकता है।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी बच्चों, थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 9th का। ए कोड का ये पेपर है 70 नंबर का, यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी में सिलेबस सेम होता है। सबसे पहले बात करते हैं, आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, देख लेते हैं इस पूरे मॉडल पेपर को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड में 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न को हमें OMR शीट पर सॉल्व करना होता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें एक ऑप्शन सही होता है जिसको हमें अपनी OMR शीट पर ABCD गोला, काला या नीले पेन से हमें फिल करना होता है। तो सबसे पहले देखो 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक फॉलोइंग पैसेज यानी कि नीचे दिए गए इस पैसेज पर आधारित 3 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। हिमालय वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये 3 बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसी में आपको तीनों उत्तर मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको फिर क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखो, यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग टू आंसर द फॉलोइंग। शी हैज टू द पार्टी, शी हैज वेंट टू द, शी हैज गॉन टू द पार्टी, ठीक है। तो आप सही जो ग्रामर रूप से सही हो, ग्रामेटिकली सही हो, वो चीज़ हमें भरनी है। शी हैज़ गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म में ही तो लगेगी जब गॉन हो, जब हैज़ लगा हुआ है। इसके बाद विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, डेफिनेशन, अटेंडेंस, एक्सरसाइज या डिवीज़न। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है यानी जिसकी स्पेलिंग सही है, तो एक्सरसाइज तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 7वां प्रश्न है। यहाँ पर 4 प्रश्न जो दिए हैं 4 से 8 तक। द लिटिल गर्ल टू वियर द स्वेटर, रिफ्यूज, डिनाइड, सैड, नो, फॉरबिड, ठीक है, ये आपके चैप्टर पर बेस्ड है। इसके अलावा एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल यहाँ पर लिखेंगे एन एप्पल पर डे या एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब अगर हम रोज़ खाते हैं तो वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 यहाँ पर देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन बिलो द आंसर, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो 9-10 अब किस तरह के प्रश्न है, चलो देखते हैं। तो ये वाला पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके चैप्टर पर बेस्ड है, आपकी बुक जो होती हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9 और 10 का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे। ये मॉडल पेपर है और ये इतना इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है कि इसके जो सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ के अनुसार ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी प्रोज के जो लेसन है आपके उन पर आधारित ही क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प आपको सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा, अपनी OMR शीट में फिल करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14-15, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपकी जो पोएम होती हैं वहाँ पे एक स्टैंजा दिया है और स्टैंजा से ही क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 पूछ लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20 तक जो प्रश्न है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक मोमेंट्स। जो मोमेंट्स बुक है उसमें जो लेसन है आपकी समझ के अनुसार से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, सही विकल्प आपको चुनना है। ये 4 प्रश्न कौन से बुक से पूछे गए हैं, मोमेंट्स से पूछे गए। द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले पेपर दिखा रहे हैं, जल्दी से इसका सॉल्यूशन अभी हमने नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप कमेंट करते हो, 100 से अधिक कमेंट आते हैं कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए कॉपी पेन पे, तो आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा पूरा।
साथ ही साथ 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दाब देना, प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर सारे मॉडल पेपर आपको लगातार मिलने वाले हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक हाफ ईयरली, ईयरली वार्षिक परीक्षा आएगी अभी, उसके भी मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ प्री बोर्ड और बोर्ड की भी हम तैयारी कराते हैं, तो अगले साल जब बोर्ड में जाओगे तब भी ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो ये 4 जो प्रश्न हैं बहुविकल्पी 17, 18, 19, 20, ठीक है, ये आपके मोमेंट्स से के चैप्टर से हैं। अपना सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने सही से चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। सेक्शन बी ये 50 नंबर का है। अब OMR वाले प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। OMR पर जो 20 प्रश्न करना थे वो समाप्त हो गए। अब यहाँ पर सेक्शन बी 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का, जो हमें कॉपी पर इसके उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, बड़ा सा पैसेज है, यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। A, B, C and D 4 प्रश्न दिए हैं 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में दिए हैं, देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई की शादी पार्टी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखना है अंग्रेजी में। अगर आप ये लेटर लिखना नहीं चाहते, नहीं आता आपको अच्छे से, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कंसेशन इन फी। अपनी फीस में कुछ छूट के लिए, ठीक है, कंसेशन मतलब छूट के लिए आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है अंग्रेजी में। ठीक है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। ये ऊपर वाला प्रश्न जो है पैसेज वाला, ये 10 नंबर का होगा संभवतः। तो ये 4 नंबर में आप एप्लीकेशन या फिर ये वाला लेटर लिखेंगे, जहाँ पर आप अपने दोस्त को निमंत्रण पत्र दे रहे होंगे अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 to 100 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न का उत्तर, किसी एक क्वेश्चन का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न आपके चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये प्रश्न आपके आर्टिकल बेस्ड एक तरह से प्रश्न है। टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द पॉइंट डेवलप इनटू ए पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, यू कैन इंटेंट योर ओन डिटेल्स। ठीक है, कंप्यूटर have become a rage with children and play a major role in today's age. However, one must understand its function and major distraction. Write the article highlighting the role of computers while also pointing out the hazard. यानी कंप्यूटर के गुण और दोष, लाभ और हानि आपको एक आर्टिकल में 100 से 150 शब्दों में पॉइंट आउट करनी है, लिखनी है। कुछ हेडिंग डाल के आप इनके गुण और दोष लिख सकते हो। आज के जीवन में कंप्यूटर बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है वो भी आपको लिखना है एक छोटे से आर्टिकल में, जो कि 100 से 150 शब्दों तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न तो दिया है, लेकिन इसकी हेडिंग नहीं दी है, जो यहाँ पर कह रहे हैं टेकिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट डेवलप इनटू ए पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ जो लिखने को कहा गया है, यहाँ पर इनपुट तो दिया नहीं गया, लेकिन आप अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हैं। कोई एक करना है, यहाँ पर कोई एक प्रश्न ही करना है, तो आप कंप्यूटर वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 है। इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना है। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शीला लिव्स इन कानपुर, पिक आउट नाउन्स एंड राइट इट्स काइंड। नाउन का प्रकार लिखना है, नाउन को अलग करके लिखना है। ही सेड टू मी वेयर वेयर यू यस्टरडे। ठीक है, रीराइट द नरेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। इसके बाद वी बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। और ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना। राजू पिछले महीने कानपुर से दिल्ली गया, वह रेलगाड़ी से जाने के बजाय बस से गया। वह दिल्ली में लगभग 2 सप्ताह तक रहा। वहाँ से वह जयपुर गया,
उसने घर लौटकर अपने मित्र को एक पत्र लिखा। तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके बाद है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हाउ ओल्ड द मार्गी एंड टॉमी, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न हैं, इनको आप देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन अभी हमने नहीं किया है, आप कमेंट में बताओ कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराने वाले हैं। अब जैसे ये प्रश्न है अब्दुल कलाम वाले हैं, ये चैप्टर बेस्ड प्रश्न है, अब्दुल कलाम है। संतोष वाला जो प्रश्न है कैरेक्टर्स के चरित्र चित्रण पूछा गया है। हु वेयर द पीपल इन द कीजाज फैमिली, ये सारे प्रश्न आपके चैप्टर पर बेस्ड हैं। सेंट्रल आइडिया किसका पूछा गया है, लिखा है मेंशन फ्यू थिंग्स दैट पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज टू इनिसफ्री। ठीक है, 40 शब्दों में एक तरह से सेंट्रल आइडिया पूछा गया। या फिर आप अपनी बुक की किसी कविता की 4 लाइनें लिख सकते हैं जो इस पेपर में ना आई हो। राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन, रेन ऑन द रूफ, वाइंड। ठीक है, किसी एक कविता या तो वाइंड का या फिर रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे। ये 40 शब्दों में आपको कुछ चीज़ें आपको अपने पोएट्री बेस्ड लेसन पर बतानी थी। तो सेंट्रल आइडिया रेन ऑन द रूफ या फिर वाइंड नामक जो पोएम है उसका आप लिख सकते हैं, किसी एक का। इसके बाद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। हाउ हैज़ प्रशांत द सुपर साइक्लोन्स wreaked इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा? इन व्हाट वे ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। ठीक है, ईश्वरन महेंद्र की संपत्ति पूंजी कैसे था? तो यहाँ पर एक लॉन्ग का आंसर आपको देना है 60 शब्दों में और शॉर्ट यहाँ पर 2 करने हैं, सॉरी 1 करना है 30 से 40 शब्दों में। शॉर्ट कौन सा था? गिव सम एग्जाम्पल टू शो दैट टोटो वाज ए नॉटी मंकी। टोटो एक शैतान बंदर था, इसका उदाहरण देना है। व्हाट वाज जॉनीज बिलीव, व्हाट डिड शेरमैन डू फॉर हर। जॉनी का बिलीव क्या था, जॉन्सी का बिलीव क्या था, माफ़ कीजिए जॉन्सी का बिलीव क्या था और शेरमैन ने उसके लिए क्या किया। तो ये पूरा पेपर है, कुछ चैप्टर बेस्ड है, कुछ ग्रामर है, कुछ यहाँ पर पैराग्राफ हैं, कुछ पैसेज के प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पर पेपर से ही निकल आएंगे। सो इसका सॉल्यूशन हम लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और इससे आपको हेल्प मिलेगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों को ज्वाइन कर सकते हो आप। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल, अगर व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आप लिंक को क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक कर देना और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो बटन क्लिक कर देना। वीडियो धीमी लग रही हो तो तेज़ करके स्पीड आप देख सकते हो, वीडियो स्लो लग रही हो तो तेज़ करके देख सकते हो, तेज़ लग रही हो तो स्लो करके भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर ये वीडियो धुंधली आपको दिख रही है तो YouTube पर क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन होता है। 720p या 360p पे आप अच्छे से देखो, आपको साफ दिखेगा। 1080p पर भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024-23-24 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर ए कोड कक्षा 9 गणित का। ये बांदा जिले का पेपर है, मतलब यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जिलों में यही पेपर मिलता जुलता आ रहा है, यही सारे प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो प्रशांत नाम के बच्चे ने ये पेपर प्रोवाइड कराया है, जो कि मैं आपको एज ए मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। इसको सॉल्व करके जाओगे, इसे देख के जाओगे पूरा पेपर, तो यूपी बोर्ड का आप क्लास 9th का पेपर अच्छे से हल कर पाओगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 9th मैथ, क्योंकि सभी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है NCERT बेस्ड। आप ये वीडियो कौन से शहर गांव से देख रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना अपने शहर गांव का नाम। तो देखो 70 नंबर का ये पेपर है। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया गया है। देख लो यहाँ पर सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। देखो व्यंजन में पूछा गया है 3 + √3 और
3 माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। इसका सॉल्यूशन हम जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, पहले जल्दी से पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये अंडर रूट पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। गुणनखंड पे सवाल पूछे गए हैं। रेखा y बराबर x पर स्थित किसी एक बिंदु का रूप क्या होगा। समीकरण दिया है, समीकरण 0x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव कहाँ पर होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, चतुर्थ में, या प्रथम चतुर्थांश में, या तृतीय चतुर्थांश में। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 2 गुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, या 3 गुना हो जाएगा, या 4 गुना, या परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद देखो x अक्ष की समीकरण का रूप क्या होता है। इसके बाद एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा, ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर निकलेगा। आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे सूत्र लगा के। इसके आगे भी आप देखो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 20 है। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या r/2, त्रिज्या की ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र से निकालेंगे। सभी सूत्र हमने कराए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है गणित के सभी सूत्र, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, इसके अलावा बीजगणित के सूत्रों, क्षेत्रमिति के सूत्रों, मेंसुरेशन के सभी सूत्र आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर बच्चों। तो वहां पर सारे सूत्र आप देख लो, याद कर लो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी क्लास के लिए। किसी निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स में बताना है। x, 0 होगा, या x, या 0, y, या x, y। इसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया गया है, कोण r बराबर कोण p तथा कोण QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ का मान निकालना है। इसके बाद 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई निकालना है आपको। इसके बाद किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 100 अंश है, इसके दो सम्मुख अंतःकोण बराबर है, तब अंतःकोण का मान क्या होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0 के किसी भी हल का रूप क्या होता है। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख एक रेखा जो x अक्ष बिंदु पर मिलती हैं क्या होगा, 0,2 या 2,0, 3,0 या 0,3। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का आलेख एक रेखा है जो x बिंदु पर कहाँ पर मिलती है। इसके बाद x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस k के गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। शून्य बहुपद की घात क्या होगी, शून्य बहुपद की घात क्या होगी, 0 या 1 या प्राकृतिक या परिभाषित नहीं। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आने वाला है, चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करो। इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से पेपर दिखाइए आप, ए कोड का, बी कोड का, अलग अलग कोड के मॉडल पेपर। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पेपर दिखा रहा हूँ। 1000 लाइक अगर इस पर होते हैं और 100 कमेंट से ज़्यादा आते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन तुरंत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद ये हल करने वाले प्रश्न है 50 नंबर के खंड खा में किन्हीं 5 खंडों को करना है, ठीक है। किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। परिमेय व्यक्त कीजिए, रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको इसे अच्छे से हल करना है। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। हेड कितनी बार आता है, 455 बार। टेल आता है 545 बार। घटना की प्रायिकता निकालो। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में केवल 3 खंड करने, 1, 2, 3, 4 दिए हैं, 3 खंड करने। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कौन से प्रश्न आ रहे हैं यूपी बोर्ड के सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट ये पेपर में। इसके बाद 3 खंडों को हल करना है। प्रश्न संख्या 3 में भी सिद्ध करना है एक त्रिभुज का परिमाप तीनों मध्यिकाओं के योगफल से अधिक होता है। सिद्ध करें कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। और लास्ट पेज पे आप देखोगे कि लास्ट पेज पे ये 2 प्रश्न हैं। यदि a बराबर 2 प्लस √3 तो a माइनस 1/a का मान निकालना है, और रैखिक समीकरण x माइनस y बराबर 2 का आलेख खींचना है। और यहाँ पर एक खंड हल करना है। प्रश्न संख्या 4 में 8 नंबर का एक प्रश्न है। सत्यापित करना है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर कितना सिद्ध करना है आपको, इतने को आपको सिद्ध करना है 1/2 x प्लस y प्लस z।
और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने को इतने के बराबर आपको सिद्ध करना है। और खा इसी में दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन ठोस को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेंसुरेशन का ये सवाल है 8 नंबर का, 4 नंबर का है, का खा क्योंकि दिए हैं, सॉरी हाँ 8 नंबर का, कोई एक करना है, 8 नंबर का है, चाहे आप ये करो चाहे मेंसुरेशन वाला को। मेंसुरेशन के सूत्र आप जरूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट में मैंने सभी सूत्र बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट, बेलन के, शंकु के, घन के, घनाभ के, गोले के, अर्धगोले के, सारे आपके डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, किसी एक खंड को हल करना है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD का आकार में है, जिसमें कोण C बराबर 90, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर। पार्क कितना क्षेत्रफल है, ये पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर उनकी भुजाओं की माप दे दी गई है, कोण दे दिया गया है, ठीक है, कुछ कोण दिया गया है, कुछ माप दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है। और यदि A प्लस B प्लस C बराबर 5 और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 10 है, तो सिद्ध करना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर -25। बीज गणित का ये प्रश्न है, तो एक कोई करना है इनमें से, 8 नंबर का है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, सारे PDF आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये वीडियो लाइक ज़रूर करना, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड तेज़ करके भी आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड तेज़ करने का। क्वालिटी नहीं दिख रही, धुंधला दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ाकर भी आप इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन है, स्पीड घटाने बढ़ाने का भी ऑप्शन है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत बताया जाएगा। बाकी पेपर, बाकी मॉडल पेपर, ईयरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड की भी हम तैयारी कराते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का बिल्कुल नया एक मॉडल पेपर लाए हैं, क्लास 9th मैथ का, कक्षा 9 गणित का। ये ए कोड का पेपर 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, 70 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, इसके सभी प्रश्न देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं इस पेपर में कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, उन प्रश्नों के अंक सामने लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में ये लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सभी खंड हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नंबर में। एक एक नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अचर बहुपद की घात, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 32 की पावर 1/5 का मान क्या होगा निकाल कर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, इसका PDF भी हम बताएंगे आपको मिलने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखना, इसका PDF भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, ठीक है, 60 अंश होगा या 150 अंश या 330 अंश या 210 अंश। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा या एक्स प्लस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद समीकरण x प्लस 3y बराबर 10 को संतुष्ट करने वाले बिंदु कौन से हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं, दोगुनी होती हैं, तिगुनी होती हैं, आधी होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखो। इसके बाद 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले का आयतन निकालिए। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके बाद एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 चौका मारती है, तो चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है।
इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, सभी खंड हल करना है। गुणनखंड पूछे गए हैं 3x² माइनस x माइनस 4 के। इसके बाद समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का कोई दो हल आपको लिखना है। इसके बाद एक त्रिभुज ABC के कोण 2:3:4 में है, तो सबसे छोटा कोण निकालना है। सबसे छोटा कोण निकालना है इस त्रिभुज का, जिसमें जो त्रिभुज ABC है वो उसका अनुपात क्या है, 2:3:4 है। अगला प्रश्न है, आकृति A समानांतर है CD के, AB समानांतर CD के, तो कोण APQ बराबर 50 अंश, कोण PRD बराबर 127 अंश। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र से हम वैल्यूज को, मान को देखकर निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न है यहाँ पर, सभी खंड हल करो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये निर्मेय आपको सिद्ध करनी है, ये प्रमेय सिद्ध करनी है, ठीक है। अगली प्रमेय यहाँ पर पूछी गई है कि सिद्ध कीजिए कि दो सर्वांगसम वृत्तों में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगला प्रश्न है कि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो आधार की त्रिज्या निकालिए। सूत्र लगाना बेलन के आयतन का और उसमें सभी वैल्यूज लिख के हम आधार की त्रिज्या r निकालेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें धर के हमें r निकालना है। इसमें वैल्यूज रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच में और वैल्यूज को निकाल लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है आपको अपने हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखो कि इसका आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए। हम आपको कॉपी पेन पर पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक और 100 कॉमेंट आते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पेपर दिखा दिया, मॉडल पेपर की। इस तरह के प्रश्न आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं क्लास 9th मैथ में। अब सभी खंड करना है। 4-4 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1 का आलेख कीजिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 51 मीटर और 37 मीटर हैं। 37 मीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुजाकार खेत है हमारे पास, उसकी भुजाएं क्या हैं, 20 मीटर हैं, 51 मीटर हैं और 37 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद एक शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है एक शंकु का, जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब L क्या है, 21 मीटर और आधार का व्यास कितना है, 24 मीटर है। तो आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकालना है सूत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। ये प्रमेय सिद्ध करनी है। इसके बाद अगली प्रमेय एक और दी है 4 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद है कि 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकाल लो। इसके बाद कक्षा 9 के 30 छात्रों का रक्त समूह है ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ ए बी ए बी ओ ओ ए बी ओ। तो ये पूरे रक्त समूह दिए हैं 30 छात्रों के। कक्षा में रैंडमली या दृक्ष्या चुने गए एक छात्र के रक्त समूह की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है यहाँ पर। वह ए बी रक्त समूह वाला है, वह ओ रक्त समूह वाला है, ठीक है। ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किनकी दो की प्रोबेबिलिटी, इनकी। वह ए बी रक्त वाला है या वह ओ रक्त समूह वाला है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट पेज पे कि सभी खंड करना है। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा सिद्ध करना है कि किसी वृत्त में दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त
की शेष परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसके बाद शेषफल प्रमेय द्वारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 ये इनके गुणनखंड करने हैं। 6 नंबर का है ये, इसके गुणनखंड करने हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के ये समीकरण है, इसके गुणनखंड करने नहीं आता है तो अथवा में सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसका सॉल्यूशन हम पूरा लाने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये मॉडल पेपर है, आप लोग पूछते हो क्या यही आएगा यही आएगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करके जाओगे तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाओगे। ज़्यादातर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोड मिलता है कभी कभी तो बिल्कुल सेम भी एग्जाम में पेपर आ जाता है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आप ज्वाइन करो। वहाँ पर मैथ, इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला सभी के मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहते हैं। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। सभी अलग अलग मॉडल पेपर आप अलग अलग अच्छे से सॉल्व करके आप जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनका सोल्यूशन हम लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाम याद रखना, एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। बच्चों इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यूपी बोर्ड का ये पेपर है। आप पूछते हो कमेंट में कि कौन से बोर्ड का, यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में क्लास 9th मैथ का सिलेबस तो वही होता है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। में देखने वाले हैं क्लास 9th का हाफ ईयरली बिल्कुल नया पेपर 2023-2024 के लिए। ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th का जो हाफ ईयरली पेपर होता है ना बच्चों, वो इसी तरह का आता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। तो 70 नंबर का पेपर आता है यूपी बोर्ड में। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। एक कोड है इसका क्लास 9th साइंस यानी कि विज्ञान कक्षा 9 का ये पेपर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है आपको कि पेपर करते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है। प्रारंभ में यानी शुरुआत के जो 15 मिनट हैं वो पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये पेपर जो है, ये मॉडल पेपर है जो कि 2 सेक्शन ए और बी, आ और बा में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में जो 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट होती है जिसमें आपको 4 ऑप्शन के 4 गोले दिए होते हैं हर प्रश्न के सामने, और वहां पर आपको ABCD में से जो भी उत्तर सही है वो गोला काले या नीले पेन से फिल करना होता है। सेक्शन बी यानी खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं, हल करने हैं, कॉपी पर लिखने हैं। प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का, खा, गा हैं, यानी प्रत्येक खंड जो का और खा है उसके 3 उपखंड भी हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग उपखंड में। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, उनके सामने उनके अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ये उसके सामने लिखा हुआ है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण दीजिए जहां पर आवश्यक हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को। क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम के यहाँ पर आने वाले हैं। आप ये वीडियो कौन से शहर और कौन से गांव से देख रहे हो, कौन से
प्रदेश से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, अपने स्टेट का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न खंड का उपखंड का, जिसमें फिजिक्स के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें से कौन सी है? सदिश राशि यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, जो दाब है वो एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, कार्य एक सदिश राशि होता है। यहाँ पर दाब और कार्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कार्य भी एक सदिश राशि होती है, दाब भी मुझे लगता है कि शायद सदिश राशि है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। कार्य होना चाहिए। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के समय परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। ए वाला विकल्प, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? हम जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो संवेग परिवर्तन की समय दर को बल का आवेग कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, देखते हैं। तो वस्तु का जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु में उतना ही जड़त्व होगा जिसका जितना अधिक द्रव्यमान होगा। ठीक है, बल कैपिटल एफ, द्रव्यमान एम, तथा त्वरण में संबंध क्या है? तो एफ बराबर बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी एफ बराबर एम ए। ये बी वाला ऑप्शन आप OMR पे भरेंगे। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है? जी का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है हमारा कैपिटल जी का मात्रक। अब उपखंड खा में आपको केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे ही हम किसी लिक्विड का, किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर तो बढ़ ही जाएगी। वाष्प यानी भाप में वो तेजी से बदलने लगेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है? ये संघनन कहलाता है। ठीक है, संघनन नहीं होना चाहिए इसका उत्तर। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है? ये विसरण कहलाता है। संघनन तो द्रव की जो महीन बूंदें होती हैं, जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं, वो आपस में मिलकर लिक्विड बनाती हैं। लेकिन विसरण में ये होता है कि एक स्थान पे अगर दो पदार्थ हैं, उनको छोड़ दिया जाए, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, ठोसों में विसरण नहीं होता, तो वो आपस में मिलकर एक समांग मिश्रण बना लेंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो साबुन कौन सा तत्व है? साबुन एक पूरा यौगिक है, एक तरह से यौगिकों का मिश्रण है। वायु O2 ये पूरा एक यौगिक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये भी पूरा एक यौगिक है। लेकिन जो सिलिकन है Si, ये एक तत्व है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? तो ब्रोमीन Br जो होता है, ये तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता में मापा जाता है। सांद्रता के अलग अलग मात्रक होते हैं बच्चों, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अलग अलग इनके मात्रक होते हैं। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो K जो होता है, कैपिटल K, ये पोटेशियम का प्रतीक होता है। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन उपखंड गा जो बायोलॉजी के प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। साइंस में ही बायोलॉजी के सेक्शन का अगला प्रश्न है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो शरीर की संरचनात्मक मतलब जिससे शरीर की संरचना होती है और जहां पर सभी कार्य चलते हैं शरीर के, उसकी जो यूनिट होती है सबसे छोटी, वो कोशिका होती है। सी वाला ऑप्शन सही है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिका अंग यानी कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम्स जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इनका संबंध प्रोटीन संश्लेषण से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है क्लोरीन काइमा में। एक बार देख लेना है, इस आंसर को चेक कर लेना। 100% करेक्ट ये हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं हो तो एक बार चेक कर लेना। विभज्य ऊतक कहाँ होता है? तो ये तने के शीर्ष पर होता है, विभज्य ऊतक। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। और द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी? तो कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, ये द्विनाम पद्धति के
जनक थे। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था, जिससे पौधों और जंतुओं का नामकरण किया जाता है, वैज्ञानिक नाम उन्हें दिया जाता है। अब यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपको कॉपी पर लिखने हैं। तो खंड बा का उपखंड का यानी फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के 3 सेक्शन होते हैं ना बच्चों विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का पहला आपसे प्रश्न पूछा गया, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर लिखो। बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। चाल और वेग में 2 अंतर लिखो, 2 नंबर का। संतुलित और असंतुलित बलों को उदाहरण देकर स्पष्ट करो, 4 नंबर का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वाकर्षण जी में गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी में रिलेशन बताओ, संबंध स्थापित करो, जो कि आप सूत्र निकाल लेंगे, 4 नंबर का। और गति के द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन कीजिए। ये डेरिवेशन आपको करना, निकालना है सूत्रों के द्वारा। इस सूत्र को निकालना है, गति के द्वितीय समीकरण को। एक रेसिंग कार 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय कर लेगी। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो अथवा में आपको एक प्रश्न करने का विकल्प दिया गया है, या फिर आप ये करना या फिर वो वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा प्रश्न है वो। तो वो ये प्रश्न है जो कि उस न्यूमेरिकल के स्थान पर कर सकते हैं। न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम और न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम, इनको आप एक्सप्लेन करना है, लिखना है अपनी कॉपी पर इस बारे में। उपखंड खा जो कि रसायन विज्ञान के प्रश्न है। रसायन विज्ञान के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, कारण बताइए। तो ये कारण आप लिखेंगे अच्छे से, पूरे आधे या 1 पेज में। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तत्व और यौगिक में 4 अंतर लिखिए। बिल्कुल सिंपल, इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम जल्दी लाने वाले हैं, कॉपी पेन पर पूरे इनका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। इसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कि परमाणु क्या है, डाल्टन के परमाणुवाद को स्पष्ट कीजिए। अगर ये नहीं आता डाल्टन का परमाणुवाद, तो अथवा ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं की विशेषताएं लिखिए। वही 3 चित्र बनेंगे, ठोस, द्रव, गैस, और उनके अणुओं की विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। आकार, आयतन, सभी के बारे में जानकारी लिखनी है। और उपखंड गा जो कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी का सेक्शन है, उसमें प्रश्न है पहला कि कोशिका क्या होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत श्लाइडेन और श्वान ने दिया था। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है बच्चों। कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट करो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सचित्र वर्णन करो। माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र बनता है इस तरह से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र बनता है उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं उनका आपको वर्णन करना है, चित्र बनाना है, अच्छा सा ठीक से डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है। सरल ऊतक और जटिल ऊतक में 4 अंतर लिखो। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। सरल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में 6 अंतर लिखिए। तो 6 अंतर आपको लिखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा नहीं आता अगर ये, तो जंतुओं का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, जंतुओं के वर्गीकरण का महत्व लिखो। जबकि ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल वाला प्रश्न है ये आपको अंतर पहले ही चैप्टर में, कोशिका वाले चैप्टर में मिल जाता है। तो ये पूरा पेपर है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। 100% यहाँ नहीं कहा जा रहा है कि 100% यही आएगा आपके पेपर में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, लेकिन यहाँ के जितने भी प्रश्न इस पेपर में हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके एग्जाम में आने के चांस काफ़ी हाई हैं। इसको सॉल्व कर लेना, बाकी OMR वाले तो सॉल्व हो गए हैं और ये भी प्रश्न काफ़ी सरल हैं जो कि आपको लिखने वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसके पूरे सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दाब देना। इसी तरह के मॉडल पेपर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के हाफ ईयरली, बोर्ड, प्री बोर्ड के सभी के लगातार आते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।